नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी, उम्मीद करता हूं। और कैसी चल रही है वो आपको पता है। तो अपना टॉपिक चल रहा है वो आपको पता है कौन सा है। राजस्थान में जनजातियां, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे टॉपिक इसका है, कला एवं संस्कृति का टॉपिक लगता है, लेकिन अपने सेकंड ग्रेड के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है राजस्थान में जनजातियां। लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसको भौगोलिक परिदृश्य की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको पूछा जा सकता है। तो हम कला एवं संस्कृति एवं भौगोलिक परिदृश्य इन दोनों को साथ में मिक्स करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उठने की संभावना सेकंड ग्रेड के अंदर बात करें तो वो सीधी सीधा सा पूछा जाता है कि भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार पूछा जाता है, अगर भूगोल के अंदर अगर लगा हुआ है तो। बाकी रीट के अंदर आपको कला संस्कृति के अंदर जनजाति आपको देखने को मिल जाता है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अपने आप में क्लियर साथ साथ के अंदर अपने होती चली जाएगी। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन कैसे उठेगा, कहाँ से उठेगा, तो साथ साथ के अंदर अपने एमसीक्यू भी करवाते जा रहे हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो वहां से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन आ किस प्रकार से सकते हैं। तो ये भी चिंता करने का विषय नहीं है अपना कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा या किस प्रकार से आएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, क्लासेस देख लो। आपके पास बुक्स है या नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, नोट्स बना लो। बुक्स है तो आप उसको देख लेना, साथ साथ में विश्लेषण कर लेना कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। अगर आपके बुक्स भी होंगे पिछले जो अपने पुराने पेपर होते हैं, क्वेश्चन जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड चाहे रीड हो, उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न है, व्याख्या है, वहां पे करवाई जा रही है अपने। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पहला पार्ट अपना हो चुका है। तो पहला पार्ट कौन सा है बताओ? तो पहले पार्ट के अंदर अपने पढ़ा था जो मीणा जनजाति, उसके अलावा सहरिया जो आदिम जनजाति समूह के अंदर केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया गया है, इसके अलावा डामोर पढ़ा था। लेकिन आज पढ़ेंगे जो अपने पढ़ेंगे मुख्य रूप से भील आ जाती है, ग्रास आ जाती है, इसके अलावा सांसी कंजर का थोड़ी जनजाति भी साथ साथ के अंदर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि अपने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपने कौन कौन सी है। तो मैंने एक ये भी बताया कि सांसी व कंजर जनजाति दो ऐसी जनजाति है जिनको एसटी वर्ग में शामिल नहीं करके किस वर्ग में शामिल किया गया है, एससी वर्ग में शामिल किया गया है। तो वो भी अपने आप मतलब ध्यान रखना है उस चीज को। तो ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, चलते हैं क्लास पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो पहले और उसके बाद में क्लासेस आनंद। थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास, 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन अपने को पढ़ना है। तो पढ़ना है तो शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी असामाजिक तत्व आता है तो उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं कहना है आगे हमें। मतलब अपना टाइम बर्बाद क्यों करना? अगर कोई किसी प्रकार का कमेंट कर रहा है तो करने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार के से नहीं। तो वो आपको पता है, आपसे छिपा हुआ कुछ नहीं है। तो कोई आए कुछ नहीं आए तो उनको इग्नोर करते हुए पढ़ना है। केवल अपने को पढ़ाई पे ध्यान देना है, किसी और बात पे ध्यान नहीं देना है। देखो, अपने पढ़ेंगे आज सबसे पहले पढ़ेंगे भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में मुख्य क्वेश्चन उठता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए भील जनजाति। तो जनसंख्या के मामले के अंदर बात करें तो दूसरी बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति है? दूसरी बड़ी जनजाति मानी जाती है। अगर बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है? भील जनजाति है। तो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है वो मेणा पाई जाती है राजस्थान के अंदर। लेकिन दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। जनसंख्या पूछ ली जाए तो कौन सी कितनी है? तो 41 लाख जनसंख्या राजस्थान के अंदर भीलों की पाई जाती है। ठीक है, प्राचीन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधी से। ठीक है, कि प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। सबसे अधिक कौन सी है? तो मेणा है। तो अपने को ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो अगर मीणा की बात करें तो मैंने बताया था कि उदयपुर, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा आपका? उदयपुर के बाद में जयपुर आता है, जो जयपुर, फिर प्रतापगढ़ और दौसा, वे जिले आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर बिलों के मामले के अंदर बात करें तो बांसवाड़ा पहले नंबर पर, डूंगरपुर और उदयपुर, यहाँ पे सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक भील जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। अगर बात करें भील का शाब्दिक अर्थ होता है, भील भील मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। किससे बना है? द्रविड़ भाषा से बना है। पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है। जो बील व कौन सा है? बील या फिर व्हील, बील या फिर व्हील होता है एक, व्हील, इससे बना है।
तो बील या व्हील से बना है जिसका अर्थ होता है तीर, ठीक है। लेकिन भील का पूरा शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो पूरा शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यानी कि जो तीरंदाज वह एक प्रकार भी नहीं तो क्यों आपा तीर चलाने वाला व्यक्ति। भील का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो सीधा सा आ जाएगा आपका तीर चलाने वाला व्यक्ति आ जाएगा। ओके, तो ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर भील जनजाति की बात करें राजस्थान के अंदर तो पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक किस राज्य के अंदर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एमपी के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पाई जाती है सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो आपको मिलेगी कहां पे, एमपी के अंदर आपको सर्वाधिक देखने को मिल सकती है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भी मानी जाती है। और बात करें भील की, एमपी के अंदर तो सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान के अंदर तो पाई जाती है जनजाति है, लेकिन एमपी के अंदर सर्वाधिक। और जनजातियों के मामले के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक जनजाति पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है, तो भील है। भारत के अंदर सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, भील है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। टोड ने क्या कहा है, टोड कर्नल जेम्स टोड कहते हैं वनवासी भीलों को वन पुत्र कहा है। वन पुत्र अपने आप में कह दिया, क्यों, आपको पता है मूल स्थान इन्हीं का है, आदिवासियों का ही मूल स्थान माना जाता है। जनजातियां जो भी है तो उन्हीं का मूल स्थान है, कौन सा, ये तो वन पुत्र जो वन में रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, तो वो ही क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं, गिरिवासी कहलाते हैं, वन पुत्र कहलाते हैं, वनवासी कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अपने आप में टोड ने क्या कह दिया, इनको वन पुत्र कह दिया। लेकिन क्या कह दिया, वन पुत्र कह दिया। किसने कह दिया, टोड ने कह दिया। अगर बात करें टोलमी, एक टोलमी नाम का व्यक्ति और है, टोलमी नाम का एक व्यक्ति है, इसने कह दिया ये तो फिलाइट है। कौन, बिलों को क्या कह दिया, फिलाइट है। फिलाइट का अर्थ होता है तिरंदाज, फिलाइट का अर्थ क्या होता है, तिरंदाज। तो तिरंदाज कह दिया, यानी कि टोलमी क्या कहता है, ये तो फिलाइट है, और टोड कहता है ये तो वन पुत्र है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया तो कह दिया। आगे देखो, ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं, ऊंची पहाड़ियों, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, पहाड़ी क्षेत्र लिखा है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र जो अपने कृषि पढ़ते हैं, स्थानांतरित कृषि पढ़ते हैं, दजिया सीमाता, वो आपको पता होना चाहिए। सीमाता पहाड़ी भागों को, जो वन है उनको जलाकर की जाने वाली कृषि, जो दजिया है वो मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, वो तो अपने आप में हो जाएगा। लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भील क्या कहलाते हैं, पालवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पालवी कहलाते हैं। और मैदानी भाग में रहने वाले कहलाते हैं वागड़ी कहलाते हैं। वागड़ क्षेत्र हो गया अपने आप में, आपको पता होगा वागड़ क्षेत्र कौन सा है, बांसवाड़ा वो डूंगरपुर वाला क्षेत्र है वागड़, तो वागड़ी अपने आप में ये हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे बताओ। भील, अगर आपके बात करें भीलों की, एक चीज और खास बात है कि जो मेवाड़ का गुहिल वंश है, मेवाड़ का कौन सा, गुहिल वंश से घनिष्ठ संबंध रखते हैं ये भील। आपको पता है महाराणा प्रताप से जो घनिष्ठ संबंध किसका था, पुंजा भील वगैरह। तो भीलों के घनिष्ठ संबंध अगर किसी राज परिवार से पूछा जा सकता है तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसी से इनका क्या माना जाता है, एक प्रकार से क्या माना जाता है, घनिष्ठ संबंध अगर किसी से पूछ लिया जाए तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसी से माना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे बताओ। ये 41 लाख जनसंख्या है, टोटल जो जनसंख्या है उसका, जो जनजाति जनसंख्या है उसका 44.38% टोटल माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलें आगे, आगे देखो, आगे है अपने ग्रासिया भील, आहारी, मुखिया, गमित, ठीक है। मुखिया क्या कहलाता है, अगर बात करें ग्रासिया भील, ठीक है, ग्रासिया भील, जो ग्रासिया भीलों से विवाह करके उनके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। ग्रासिया भील कौन से, जो ग्रासिया क्या हो गए, भीलों से शादी करके क्या हो गए, शामिल हो गए। जो ग्रासिया भीलों से विवाह संबंध रखते थे और उन्हीं के अंदर शामिल हो गए, तो वो क्या हो गए, ग्रासिया भील हो गए। आहारी, जो बिलक के भील है, जो बिलक भील हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बिलक भील क्या कहलाते हैं, बिलक भील हाड़ा चौहान, जो हाड़ा चौहान कहलाते हैं,
उन्हीं को आहारी कहा गया। यानी कि इनका जो प्रसिद्ध नाम है, इन बिलक बिलों का प्रसिद्ध नाम है, वही क्या है, प्रसिद्ध नाम है कौन सा, आहारी। प्रसिद्ध नाम है कौन, क्या है, आहारी। तो आहारी किसको कहा गया है, हाड़ा चौहान। यानी कि बिलक बिल है जो हाड़ा चौहान कहलाते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, आहारी कहा गया है। ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है। यानी सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सा पूछा जा सकता है आहारी क्या है, या फिर आहारी किसे कहा जाता है। तो बिलक बिलों को आहारी कहा जाता है, जो हाड़ा चौहान भी कहलाते हैं। इनका एक प्रसिद्ध नाम है, तो वो क्या है, ये आहारी है। इतना ही ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। जो कागदर के भील है वो राठौड़ कहलाते हैं। आहारी तो ये हो गया, कागदर के भील, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कागदर के भील, भील राठौड़ कहलाते हैं। तो ये चीजें तो हो गई, लेकिन ये क्या है, ये भील है, जनजाति है, ये अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब राजपूत के वंश समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, राजपूतों के साथ उठना बैठना, हुक्का पानी वगैरह वो बंद होता है, इनके साथ मतलब विवाह संबंध नहीं होता। लेकिन अपने आप को समझना, मतलब एक प्रकार से हाड़ा चौहान मानते हैं, राठौड़ मानते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें मुखिया, मुखिया की बात करें तो एक तो आ जाता है गमेती, ये इंपॉर्टेंट है, गमेती इंपॉर्टेंट है अपने को। आपको लास्ट के अंदर धीरज से देखना है इस क्लास को, लास्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। मुखिया क्या है, गमेती है, मुखिया गमेती है, या फिर पालवी भी कह सकते हैं, पालवी, पालवी, ठीक है। ये जो गांव होते हैं, गांव या फिर पाल, गांव या पाल, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, तो मुखिया गमेती, तो गांव व पाल जैसे, ठीक है। जो गमेती होता है वो तो गांवों का समूह होता है, उसका जो मुखिया होता है वो होता है, क्या होता है, गमेती कहलाता है। पालवी वो होता है जो एक ही गांव का जो मुखिया होता है वो होता है पालवी कहलाता है। पाल क्या होता है, गांव होता है, पाल होता है एक गांव, जैसे गांव हो गया, ठीक है, पाल कह दो या गांव कह लो, गांव को ही पाल कहते हैं। जो गांव का मुखिया होता है उसको तो कहते हैं पालवी। लेकिन अगर बात करें कि गमेती क्या है, तो गमेती है जो गांवों का समूह होता है, गांवों का समूह होता है, जैसे पंचायत होती है, कई गांवों का, कई गांवों की पंचायत होती है, उसी प्रकार से गांवों की जो पंचायत होती है, गांवों का समूह होता है, उसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है। ये चीजें कोई दिक्कत समस्या। अगर बात करें ये गमेती क्या कहलाता है, गमेती होता है एक प्रकार से भीलों का राजा होता है। ये क्या होता है, भीलों का राजा होता है। भीलों का क्या कहलाता है, ये राजा कहलाता है। भीलों का राजा कौन होता है, तो यही होता है। आगे देखो, अपने दो वर्गों के अंदर ये बंटा हुआ है, दो वर्ग है, एक लंगोटिया भील और ये एक होता है पोतीदा भील। तो लंगोटिया भील जो क्या करते हैं, लंगोटिया भील वो होते हैं जो लंगोट पहनते हैं, क्या पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं, कमर के अंदर लंगोटी पहनते हैं, कमर पर क्या पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं। उसी लंगोटी को क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। उसी लंगोटी को क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। पोतीदा भील ये पहनते हैं, धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं, और एक चीज और है बंडी, वो भी पहनते हैं, ठीक है। धोती, धोती हो गई, बंडी एक अंगरखी हो गई, और पगड़ी हो गई, जो सर पर जो साफा होता है वो पगड़ी हो गई, ठीक है। तो ये चीजें पहनते हैं पोतीदा भील। आगे देखो, फालू, फालू क्या है, कमर पर जो अंगोछा पहना जाता है वो कहलाता है फालू। फालू होता है जो कमर पर अंगोछा पहना जाता है। फालू क्या होता है, कमर पर अंगोछा जो पहना जाता है वो फालू कहलाता है। कमर पर अंगोछा होता है वो क्या कहलाता है, फालू कहलाता है। जाड़िया, जाड़िया क्या होता है, जाड़िया होता है जो साफे के ऊपर जो साफा होता है ना, जो साफे के ऊपर क्या होता है, जो साफा तो पहना जाता है उसके ऊपर एक रंगीन पट्टी और होती है। साफे के ऊपर जो रंगीन पट्टी होती है ना, उसको बोलते हैं जाड़िया। ये अपने आप में नई चीज है। तो इसके साफे के ऊपर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी है। जाड़िया का अर्थ होता है साफे के ऊपर, साफे के ऊपर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जाड़िया क्या है, तो साफे पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी है जाड़िया, ठीक है। फिर देखो पोत्या, पोत्या होता है पोतिया, या फिर कहते हैं साफा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोतिया साफा, यानी कि सफेद रंग का पोतिया। अगर पूछ लिया जाए किस रंग का होता है, तो पोतिया होता है सफेद रंग का साफा। क्या होता है, सफेद रंग का साफा। सफेद रंग का साफा तो कहलाता है पोत्या।
ओके, एक चीज और है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। साफ पोतिया तो हो गया सफेद रंग का साफा। अगर पूछा जाए फेटा क्या है, फेटा, ये भी साफा है, ये भी क्या है, साफा है। इसके अंदर लाल, कौन कौन से हैं, लाल, पीला और केसरिया रंग, लाल, पीला और केसरिया रंग, ये तीनों मिले होते हैं, इस रंग का साफा होता है, रंग का साफा पहना जाता है, तो वो कहलाता है फेटा, वो कहलाता है फेटा कहलाता है। तो लाल पीला केसरिया रंग का साफा होता है वो कहलाता है फेटा। पोतिया कहलाता है सफेद रंग का साफा होता है। कछाबू, कछाबू होता है भील स्त्रियां होती है या भील महिलाएं होती है, महिलाओं का घाघरा होता है, ये महिलाओं का घाघरा होता है, जो घुटनों तक लंबा होता है। कहाँ तक होता है, घुटनों तक लंबा होता है। ये अपने आप में ध्यान रखनी है चीजें। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ। ग्रासिया बिल क्या कहते हैं, क्या होते हैं जो ग्रासिया बिलों से विवाह करके उसी उन्हीं के अंदर शामिल हो गए। आहारी बिलक बिल के जो आड़ा चौहान कहलाते हैं, उनका प्रसिद्ध नाम क्या है, तो वो आहारी है। बात करें मुखिया गमेती या पालवी कहलाते हैं, बिलों का राजा गमेती कहलाता है। पाल, पाल या गांव का जो मुखिया होता है वो पालवी, लेकिन गांवों के समूह का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। दो वर्ग है, लंगोटिया बिल और पोतीदा बिल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें फालू तो कमर पर जो अंगोछा पहना जाता है, जाड़िया है साफे के ऊपर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पोतिया सफेद रंग का साफा है, जो कि फेटा लाल पीला और केसरिया रंग का जो साफा होता है फेटा कहलाता है। कछाबू महिलाओं का घाघरा घुटनों तक है, जो लंबा होता है, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, वो कछाबू कहलाते हैं। ठीक है, कछाबू कहलाते हैं। आगे चलें, आगे आगे देखो, आगे क्या है, आगे है पीरिया। आगे क्या है, पीरिया है। पीरिया क्या होता है, पीरिया पहनती है दुल्हन पीले वस्त्र, एक प्रकार से पीरिया हो गया पीले वस्त्र। तो पीरिया पहनती है, दुल्हन पहनती है, दुल्हन द्वारा पीले रंग का लहंगा होता है, वो कहलाता है पीरिया। दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला, दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला लहंगा किस रंग का होता है, पीले रंग का। ओके, सिंदूरी, सिंदूरी होती है लाल रंग। का अर्थ होता है सिंदूर, होता है सिंदूर किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो सिंदूरी, सिंदूरी होती है लाल रंग की साड़ी, सिंदूरी होती है लाल रंग की साड़ी, जो भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा पहनी जाती है, हम भीलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भील स्त्री द्वारा पहने जाने वाली साड़ी सिंदूरी कहलाती है, लाल रंग की साड़ी होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आगे देखो, भीलों का घर, तो भीलों का घर कहलाता है कू या टापरा कहलाता है। अपन कहते हैं कि वो टापरो है, टाप मतलब कू है, तो एक प्रकार कू और जोड़ लो, तो भीलों का घर क्या कहलाता है, कू या टापरा कहलाता है। छोटे गांव क्या कहलाते हैं, छोटे गांव कहलाते हैं फला। ठीक है, बड़े गांव पाल। तो फला आपको पता है छोटी इकाई मतलब छोटा है, जो छोटे गांव होते हैं फला कहलाते हैं, जो बड़े गांव हैं पाल कहलाते हैं, और गांवों के जो मुखिया उनको पालवी कहते हैं, और गांवों के समूह के मुखिया को क्या कहते हैं, तो गमेती कहते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, तो अगर बात करें बिल्लों का घर कू या टापरा है, अगर बात कर ले तो बरामदा होता है आगे इनका, जो वो क्या कहलाता है, बरामदा क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से। बरामदा क्या कहलाता है, बरामदा कहलाता है ढालिया, बरामदा कहलाता है ढालिया। ठीक है, तो इसके इनके अंदर भी क्या है, संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, यानी कि संयुक्त परिवार रहता है, पूरा का पूरा परिवार जो संयुक्त रहता है, एकल परिवार नहीं है। दापा प्रथा, दापा प्रथा क्या है, दापा प्रथा होता है जो, क्या होता है दापा प्रथा बताओ। दापा प्रथा होता है वधु का मूल्य, वधु का मूल्य किस कौन लेता है, तो वो लेता है वधु का पिता लेता है, यानी कि वधु का पिता लेता है। कन्या का मूल्य कह सकते हैं अपने, या वधु का मूल्य कह सकते हैं। तो कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, वो दापा प्रथा होती है। ठीक है, कन्या का मूल्य लेकर विवाह किया, देकर विवाह किया जाता है, वो दापा प्रथा होती है। लेता कौन है मूल्य, तो पिता मूल्य लेता है इसका। ठीक है, कन्या का पिता लेता है। छेड़ा फाड़ना ये हो गया विवाह विच्छेद या फिर तलाक। ठीक है, कौन देता है, तो पुरुष देते हैं। पुरुष किस प्रकार से देते हैं, जो भी ओढ़ने का जो होता है ना पल्लू, ओढ़ने का पल्लू फाड़ कर क्या कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, वो क्या लेता है, छेड़ा फाड़ना। यानी कि जो पल्लू होता है उसको फाड़ दिया जाता है, तो उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। तो ये अधिकार पुरुषों को ही प्राप्त है, और पुरुष क्या करते हैं, इस प्रकार से छेड़ा फाड़ते हैं, यानी कि तलाक देते हैं। ठीक है, हाथी वेड़ो, ये क्या है, हाथी वेड़ो बात करें, ये भी एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, विवाह का प्रकार है हाथी वेड़ो।
इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पीपल या बांस का वृक्ष होता है उसको साक्षी साक्षी मानकर इसमें विवाह किया जाता है। हाथी वेडो, हाथी वेडो, वेडो, ठीक है, यानी कि वेडो विवाह, ठीक है, बोलते हैं ना वेड्स, तो वेड्स विवाह, हाथी वेडो यानी कि वेड्स विवाह एक विवाह का प्रकार है। तो विवाह का प्रकार है, इसके अंदर आप बांस, पीपल या फिर बांस, बांस का वृक्ष होता है या फिर पीपल का वृक्ष होता है, इसको साक्षी मानकर क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। ये होता जाएगा हाथी बेडो। अगर बात करें हम सीडो, हम सीडो होता है, हम सीडो यानी कि एक साथ भील पुरुष व स्त्री एक साथ सामूहिक गीत गाती है तो वो कहलाता है हम सीडो। ये कहलाता है हम सीडो। क्या होता है, सामूहिक गीत होता है। सामूहिक गीत कौन कौन गाता है, तो सामूहिक गीत गाता है स्त्री व पुरुष दोनों गाते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों जो गीत गाते हैं सामूहिक रूप से वो कहलाता है हम सीडो, ठीक है। हाथी वेडो विवाह का प्रकार होता है, हम सीडो सामूहिक गीत होता है। हम यानी कि आप ध्यान रखना, हम आ जाएगा यानी कि साथ साथ के अंदर, साथ साथ जैसे कि पुरुष व स्त्री दोनों साथ साथ के अंदर सामूहिक गीत गाते हैं, वो हम सीडो आ जाएगा। हाथी मना, हाथी मना, हाथी मना क्या होता है, ये भी शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। ये क्या है, नृत्य है, शादी के अवसर पर किया जाता है। और ये नृत्य है पुरुष करते हैं, पुरुष करता है। पुरुष किस प्रकार से करता है, ये हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है। क्या करता है, हाथ में तलवार, हाथ में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, हाथी मना नृत्य कहलाता है। हाथ में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, हाथी मना कहलाता है। ये भी नृत्य है, एक गौरी नृत्य है। तो गौरी नृत्य भी किया जाता है, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर बात करें ये जो राई बुढ़िया है, राई बुढ़िया, तो राई बुढ़िया है, उसकी आराधना, उसकी आराधना में सम्मानित होकर मतलब पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, राई बुढ़िया की आराधना में किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है, गौरी नृत्य। इसको या फिर राई नृत्य भी कहा जा सकता है। गौरी नृत्य को क्या कहा जा सकता है, राई नृत्य भी कहा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। चले आगे, आगे देखो आगे क्या कह रहा है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। ये छोटी सी एक ट्रिक है। नेहा यदि गोरी है तो 2 बार घूम, नेहा यदि गोरी है तो 2 बार घूम। तो गोरी होगी नेहा, गोरी तो हुई सी, कोई दिक्कत को नहीं। नेहा यदि गोरी है तो 2 बार घूम, नेजा, हाथी मना, युद्ध, गौ से गौरी, या फिर दोनों जोड़ लेना, गौरी या राई नृत्य आ जाएगा। गौरी को ही राई नृत्य कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। गैर नृत्य भी साथ साथ के अंदर कर लेना, क्या कर लेना, गैर नृत्य भी कर लेना, ठीक है। री से रमणी, री से क्या करना है, रमणी नृत्य करना है, री से रमणी नृत्य करना है से हुंदरी नृत्य, ठीक है। दो से द्विचक्री, द्विचक्री, ठीक है, द्विचक्री नृत्य हो जाएगा। बार से बेरीहाल नृत्य, घूम से घुमरा नृत्य, घू से घुमरा नृत्य, ठीक है। अब 3 बज गए। लाठी, शिकार, शुक्र का मुखौटा, तो मैंने एक बताया था शिकारी नहीं है ये, शिकार नृत्य है। शिकारी किसका था, सहरिया का था। शिकार किसका है, तो भीलों का है, ध्यान रखना है। लाठी लेकर शिकार करना है सुअर का, तो सुअर का, शुक्र ये लिखा है ना, तो शुक्र सुअर को ही तो कहते हैं। तो लाठी लेकर सुअर का शिकार करना है, तो लाठी लेकर, नेहा यदि गोरी है तो 2 बार घूम, लाठी लेकर सुअर का शिकार कर, जोड़ लेना आगे। तो आपको ध्यान में आ जानी चाहिए चीज, तो याद हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बताओ। अब देखो कुल देवता, कुल देवता है टोटम जी। अब टोटम जी क्या चीज है, टोटम जी चीज ये है कि पशु पक्षी, पशु पक्षी हो, पौधे हो, इनको पवित्र माना जाता है। पशु पक्षी व पौधों को क्या माना जाता है, एक प्रकार से पवित्र रूप माना जाता है। इसी पवित्र रूप की क्या की जाती है, आराधना की जाती है, टोटम जी के रूप में की जाती है। तो इन्हीं की आराधना टोटम जी के रूप में की जाती है और इन्हीं को कहा जाता है कुल देवता। किन को कहा जाता है, टोटम जी को। पूछा जा सकता है किन की आराधना की जाती है टोटम जी के रूप में, तो टोटम जी के रूप में आराधना की जाती है पशु पक्षियों की और पौधों की आराधना उनको पवित्र मानकर की जाती है, तो वो टोटम जी हो जाएंगे। लोक देवी है ब्राड़ी माता, लोक देवी है
भराड़ी माता। शादी के अवसर पर क्या होता है, भराड़ी माता के जो चित्र बनाए जाते हैं दीवारों के ऊपर, वो लोक देवी होगी। यानी कि जब भी शादी होती है बिलों के अंदर, तब क्या होता है, दीवार होती है, दीवारों के ऊपर इन भराड़ी माता के चित्र बनाए जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। काला बाबूजी, काला बाबूजी, या फिर इनको कहा जाता है काला जी। क्या कहा जाता है, काला जी। जो कौन है, केसरिया नाथ, जो है केसरिया नाथ। कहाँ पे है, तो है ऋषभ देव। ऋषभ देव कहाँ है, ऋषभ देव है उदयपुर के अंदर। ऋषभ देव कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। काला बाबूजी, जिनको काला जी कहते हैं, केसरिया नाथ भी कहते हैं, जो ऋषभ देव के अंदर मेला भरता है, आपको पता है। बात करें तो केसरिया नाथ जी की अगर जो चढ़ी हुई केसर है, जब उनको पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस बात का भी हमें को क्या करना है, केसर का पानी, जो केसर चढ़ी होती है उसका पानी पीकर क्या करते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। कौन नहीं बोलते हैं, तो बेल नहीं बोलते हैं। अब आ जाए काला बाबूजी हो गए, फिर आ गए चीरा बाबूजी। चीरा बाबूजी, अब चीरा बाबूजी कौन होते हैं, चीरा बाबूजी होते हैं इनके पूर्वज। बिलों के पूर्वज क्या कहलाते हैं, चीरा बाबूजी कहलाते हैं। पूर्वज चीरा बाबूजी होते हैं। इनकी जो बाद में क्या होती है, पाषाण या फिर कह सकते हैं पत्थर, कह सकते हैं पत्थर, वह जो लकड़ी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है, कि मूर्ति बनाकर क्या की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चीरा बाबूजी एक प्रकार से कह सकते हैं जो उनके पूर्वज ही होते हैं, पूर्वजों की पूजा की जाती है। किस प्रकार से की जाती है, तो पत्थर व लकड़ी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। तो चीरा बाबूजी, तो काला बाबूजी आपको पता है, जिनको काला जी भी कहते हैं। जो ऋषभ देव में मंदिर है, केसरिया नाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है, जहां पर क्या करता है, मेला भी बढ़ता है। आगे आपको पता है ची माता व दजिया, आपको बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो ची माता पहाड़ी भागों को जलाकर, पहाड़ी भागों के मैदानों, मतलब पहाड़ी भागों के जो वन है उनको जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, चीमाता कहलाती है। ठीक है, तो चीमाता क्या कहलाती है, पहाड़ी भागों की, ठीक है, पहाड़ी भागों के वनों को जलाकर, के वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। और बात करें दजिया, तो दजिया की बात करें तो आपको पता है मैदानी भागों, मैदानी भागों के वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि तजिया कहलाती है। मैंने बता दिया था कि दह से, दह याद रखना है। ची माता, माता जी का मंदिर कहाँ पे मिलेगा आपको, पहाड़ी पे मिलेगा, तो याद हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ही नहीं है यहाँ पे। फालतू की टेंशन ले रहे हो आप तो, कामटा नहीं है, कायटा है। क्या है, कायटा, ये है कायटा, या फिर अपने कह सकते हैं इसको कायटा भी कह सकते हैं। बात करें अपने तो इसको और क्या कह सकते हैं बताओ, काट्या भी कह सकते हैं। ये एक मृत्यु भोज होता है, काट्या भी कह सकते हैं। ठीक है, काट्या, कात्या नहीं है, काट्या है। ठीक है, कात्या नहीं है, काट्या है, या कायटा है। इस, ये है मृत्यु भोज। क्या है, मृत्यु भोज है। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेणेश्वर मेला बढ़ता है, वेणेश्वर मेला बढ़ता है जो आदिवासियों का कुंभ है। वेणेश्वर मेला बढ़ता है जो डूंगरपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में बढ़ता है। बात करें तो सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, डूंगरपुर में बढ़ता है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है, त्रिवेणी संगम है। कोई दिक्कत बताओ इसके अंदर, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगी, कब होगी। ठीक है, अगर बात करें अन्य मेले कौन कौन से हैं, तो अन्य मेले घोटिया अम्बा का मेला है जो बांसवाड़ा में बढ़ता है। ऋषभ देव का मेला है जो उदयपुर में बढ़ता है। तो ये अपने आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि श्यानाथ जी का मंदिर, काला बाबू जी, काला जी, तो वो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। किससे संबंधित है, तो बिलों से संबंधित है, अपने आप में हो जाएगा, कुछ नई चीज नहीं है। अब बिल क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। किससे बनाते हैं, महुआ जो वृक्ष होता है उससे शराब बनाते हैं, महुआ से शराब बनाते हैं। महुआ से क्या बनाते हैं, जो महुआ का वृक्ष होता है उससे शराब बनाते हैं। उसको क्या कह देते हैं, कहते हैं ये, इसको कहते हैं महुड़ी या फिर मऊड़ी, मऊड़ी भी कह सकते हैं या फिर महुड़ी भी कह सकते हैं।
महुड़ी भी कह सकते हैं या महुड़ी भी कह सकते हैं। वो देसी शराब होती है जो महुआ वृक्ष से बनती है, आपको पता है। तो वो क्या कहलाती है, अगर पूछ दिया जाए उस शराब का नाम क्या है, तो महुड़ी या फिर महुड़ी कहलाएगी। ठीक है, महुड़ी या फिर महुड़ी कहलाएगी। है क्या, तो शराब है, आपको पता होना चाहिए। बिलों में जन जागृति लाने वाले समाज सुधारक कौन कौन से हैं, तो अगर बात की जाए तो आपको ये चार नाम पता है। आपको गोविंद गुरु से संबंधित आपको चीज पता है, संत मावजी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यवाल वर्मा, ये समाज सुधारक हैं सारे। मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको पता है, एक आंदोलन से संबंधित है। गोविंद गुरु के बारे में पढ़ा है, संत मावजी के बारे में पढ़ा है, माणिक्यलाल वर्मा, वही बहुत बड़े नाम है समाज सुधारक। आएंगे उसके अंदर, कभी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि जन जागृति लाने वाले समाज सुधारक कौन कौन से हैं, तो ये बिलों से संबंधित है, तो ये आ जाएंगे अपने। ठीक है, फिर आ जाता है बोलावा। ये मार्गदर्शक है। बिलों का मार्गदर्शक करने वाला कौन है, मार्गदर्शन करने वाला कहलाता है बोलावा। मार्गदर्शन करने वाला क्या कहलाता है, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति कहलाता है बोलावा कहलाता है। पखरिया क्या है, पखरिया है एक तीरंदाज कह सकते हैं अपने। ठीक है, तीरंदाज कह सकते हैं, क्या कहते हैं, निशानेबाज भील जो होता है, तीरंदाज भील होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, पखरिया कहते हैं निशानेबाज भील, निशानेबाज भील। जो जो क्या करता है, जो घोड़े पर सैनिक होता है उसका शिकार करता है एक प्रकार से। ठीक है, सैनिक का घोड़ा, सैनिक का जो घोड़ा होता है उसका शिकार करता है। फायरे फायरे ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इनका ये क्या है, रणघोष है। रण घोष है, क्या है, फायरे फायरे क्या है, इनका रण घोष माना जाता है। किनका, बिलों का रण घोष क्या है, फायरे फायरे है। कोई दिक्कत समस्या बताओ, यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहाँ दिक्कत आएगी। एक एक चीज आपको क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, क्वेश्चन उठेगा, बिल्कुल उठेगा। जो क्वेश्चन नहीं उठेगा तो देखेंगे बाद में। बाद में क्या देखेंगे, कई बार सर कहते हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा, तो अगर एग्जामिनर इससे ही बाहर है क्वेश्चन देगा तो जनता माफ नहीं करेगी उसको। जनता क्या माफ नहीं करेगी, भगवान भी माफ नहीं करेगा। आगे देखो, आगे अपने पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति। अब देखो इंपॉर्टेंट जो थी, मीणा हो गई, भील हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपने सहरिया कर ली। अब पढ़ते हैं अपने ग्रासिया जनजाति की ओर। ठीक है, ग्रासिया जनजाति, और ये जनजाति है तीसरी बड़ी सबसे जनजाति है राजस्थान के अंदर, तीसरी बड़ी। पहली तो आ गई मीणा, आ गई दूसरी, आ गई भील, आ गई तीसरे नंबर पर आती है आपकी, तीसरे नंबर पर आती है आपकी ग्रासिया, तीसरी बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले के अंदर। यानी 3.14 लाख कुल आबादी है, यानी कि कह सकते हैं कि 3.4% है कुल जनजातीय जनसंख्या का, कुल जनजातीय जनसंख्या का 3.4% देखने को मिलेगा ग्रासिया जनजाति का। ओके, आगे देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं सिरोही है और उदयपुर है। सिरोही है, उदयपुर है। मुख्य रूप से आपको सिरोही याद रखना है। तो ग्रासीय जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है, तो वो सिरोही जिला ही है। ठीक है, ग्रासिया तो सिरोही, सिरोही से सहरिया मत कर देना, सिरोही से ग्रासिया करना है। ओके, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों सिरोही और उदयपुर है। इनका अगर मूल स्थान पूछ दिया जाए, तो मूल स्थान पूछ दिया जाए तो मूल स्थान है बाखर क्षेत्र, बाखर क्षेत्र, आबू रोड सिरोही। बाखर क्षेत्र है जो कहाँ है, आबू रोड, आबू रोड सिरोही में है। आबू रोड सिरोही के अंदर क्या है, इनका मूल स्थान माना जाता है, किनका, ग्रासिया जनजाति का। आगे देखो, सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा, दो तहसीलों के नाम भी याद रखने हैं। आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील व उदयपुर की कोटड़ा गोगुंदा तहसील में निवास करती है कौन सी जनजाति है, तो इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड वालों इंपॉर्टेंट कर लेना ये। ठीक है, तो सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में, उदयपुर की कोटड़ा व गोगुंदा, ये चारों इंपॉर्टेंट कर लेना। सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा, उदयपुर की कोटड़ा व गोगुंदा तहसील में निवास करती है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति होती है गवा शब्द से, और गवा शब्द का अर्थ होता है नौकर या
सर्वेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर अपने। और ये बात बताई है किसने बताई है? तो ये बात बताई है कर्नल जेम्स टोड। कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ग्रास्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो वो हुई है गवा शब्द से हुई है। गवा शब्द है वो नौकर या फिर सर्वेंट कहलाता है। ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलें आगे। ग्रासिया तीसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या कितनी है? कहां पे निवास करती है? मूल स्थान क्या है? आगे देखो। आगे है अपने ग्रासिया समाज दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। इसके अंदर देखो क्या है। इसके अंदर भील ग्रासिया के अंदर तो होता है जो पुरुष होता है वो होता है ग्रासिया, और जो स्त्री होती है वो होती है भील। पुरुष ग्रासिया, स्त्री होती है भील जनजाति की होती है, तो वो कहलाती है भील। जो भील ग्रासिया क्या कहलाते हैं? भील ग्रासिया कहलाते हैं। अब देखो आपको मैं बताऊंगा चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। गमेती ग्रासिया, अब गमेती क्या होता है? अब आप सोचोगे सर भील ग्रासिया, भील पहले आ गया तो पुरुष भील क्यों नहीं हो सकता, या फिर ग्रासिया स्त्री क्यों नहीं हो सकती? ठीक है वो सारी चीजें अपने, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो आपको थोड़ा ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है गमेती ग्रासिया। अब गमेती ग्रासिया लिखा है, और जो भीलों का जो मुखिया कहलाता है वो गमेती कहलाता है। मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है। मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है। पुरुष ही होता है, ठीक है। जो गांवों का समूह होता है उसका जो मुखिया कहलाता है वो कहलाता है गमेती कहलाता है, ठीक है। तो मुखिया गमेती है, तो गमेती पुरुष होता है, तो यहाँ पे पुरुष वो होगा, तो वो होगा भील जनजाति का, ठीक है। गमेती, गमेती ध्यान ध्यान में आते ध्यान रखना है पुरुष, ठीक है। भीलों का मुखिया गमेती, और यहाँ पे भील होगा वो पुरुष होगा, और स्त्री होगी वो ग्रासिया होगी। स्त्री होगी जो ग्रासिया होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर गमेती ग्रासिया याद हो जाएगा तो ऊपर वाला भील ग्रासिया अपने आप याद हो जाएगा कि भील क्या है? स्त्री है, और ग्रासिया पुरुष है। आगे चलें। कोई दिक्कत समस्या, टेंशन, दुख, दर्द, चिंता नहीं? अब इसके अंदर क्या है? ये तो हो गए दो भागों में विभाजित, इसके तीन वर्ग और है। तीन वर्ग कौन कौन से हैं अगर बात करें? तीन वर्ग में भी ये जो ग्रासिया जनजाति है वो बंटी हुई है। तीन वर्ग के अंदर, तीन वर्ग के अंदर ग्रासिया जनजाति बंटी हुई है। तीन वर्ग के अंदर ग्रासिया जनजाति बंटी हुई है। एक तो होती है मोटिन मोटिनियात, दो नंबर पर है नेनकिनियात, और तीन नंबर पर है निचली नियात। निचली नियात। तो ये तीन नियात के अंदर यानी तीन वर्ग के अंदर बंटी हुई है। मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। मोटी नियात उच्च वर्ग माना जाता है, नैन की नियात मध्यम वर्ग माना जाता है, और निचली नियात निम्न वर्ग माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए इस प्रकार की नियात कहाँ प्रचलित है, तो ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। कोई दिक्कत समस्या नहीं? चले आगे। आगे देखो, मुखिया कहलाता है सहेलोत। इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं बता दूंगा, अपने आप बता दूंगा मुखिया क्या है। घेर, घेर कहलाता है ग्रासियों का घर। ग्रासियों का घर तो कहलाता है घेर, लेकिन फालिया कहलाता है घरों का समूह। घरों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? फालिया कहलाता है। तो फालिया है घरों का समूह। कोई दिक्कत समस्या चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रमुख नृत्य कौन सा है? प्रमुख नृत्य है कूद, लूर, गौर, वालर, रायण, मांदल, ज्वारा, गरबा, और एक और है शायद मोरिया। मोरिया नृत्य, ठीक है। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9। याद हो जाएंगे? कोई दिक्कत बताओ? नहीं होंगे? कराएंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है, याद करवाएंगे। लिखो, ग्रासिया के गोकुल मामो जवान है। ग्रासिया के गोकुल मामो जवान है। तो भीलों की जो ट्रिक बताई थी कि नेहा यदि गोरी है तो दो बार घूम, और लाठी से शिकार कर सुअर का।
तो वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर बात करें तो ग्रासिया के गोकुल मामो जवान है। अब गोकुल मामो जवान है, गो से गोर हो जाएगा, कू से क्या हो जाएगा, कूद हो जाएगा, ले से लूर हो जाएगा, माँ से क्या हो जाएगा, माँ से मांदल हो जाएगा, मो से मोरिया हो जाएगा जो लिखा है मैंने, ठीक है, मो से मोरिया हो जाएगा, जैसे ज्वारा हो जाएगा, जैसे ज्वारा हो जाएगा, वा से वालर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा काट देना, ठीक है। तो गोकुल, ग्रासिया के गोकुल मामू जवान है। गोकुल यानी कि गोर, लिख देता हूं आपको यहाँ पे, एक मिनट, गोर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, मोरिया बुलाया नहीं, सुना वहां की बात है अपना केलण में, जवारा, वालरा, वालर, वालर नहीं वालर, ठीक, वालरा नहीं वालर है, ठीक है। ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, दो रह गए, दो कौन कौन से रह गए, एक रह गया गरबा और एक रह गया रायण, ठीक है। कैसे याद करोगे, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रासिया लिखा है, ग्रासिया का नृत्य है तो कर लो गरबा, कर लो रायण, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। इसी में से तो निकालना है अपने को, ग्रासिया में से तो निकालना है, गरबा निकालो, रायण निकालो, हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी सिंपल ट्रिक है, ग्रासिया के गोकुल मामू जवान है, तो ग्रासिया के गोकुल मामू जवान है, बूढ़ा थोड़ी है, ग्रासिया के गोकुल मामो जवान हैं, तो याद करना पड़ेगा। गरबा, रायण, गोर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा, वालर, ये सारे के सारे नृत्य आपको याद होने चाहिए। आगे देखो, विवाह के प्रचलित प्रकार कौन कौन से हैं, मोरबंदिया विवाह है, ताड़ना विवाह है, पहरावना विवाह है, तो ये विवाह के प्रकार चलते हैं। तो ब्राह्मण की उपस्थिति में किया जाने वाला विवाह तो होता है वो मोरबंदिया है, ब्राह्मण की उपस्थिति होती है, ठीक है, ब्राह्मण की उपस्थिति, ब्राह्मण की उपस्थिति होती है, मतलब कह सकते हैं अपने की जो फेरे होते हैं, जो चंवरी होती है, चंवरी से जो फेरे लिए जाते हैं, उसी प्रकार से पूरे मतलब रीति रिवाज से जो फेरे मतलब विवाह होता है वो होता है मोरबंदिया विवाह। फिर होता है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह होता है जो एक गणगौर मेला होता है, गणगौर मेले के अंदर क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़की को भगा कर ले जाता है, तो वो ताड़ना विवाह होता है, ठीक है। क्या करता है, गणगौर के मेला, गणगौर मेले के अंदर, गणगौर मेले में लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ताड़ना विवाह। पहरावना विवाह होता है, ब्राह्मण की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है अपने आप में, मतलब एक प्रकार से औपचारिक रूप से क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। तो ब्राह्मण की क्या होती है, ब्राह्मण की अनुपस्थिति यानी कि मौजूद ही नहीं होता ब्राह्मण, तो इसके अंदर रीति रिवाज शामिल नहीं होते, यानी कि साधारण रूप से जो किया गया विवाह होता है वो होता है आपका पहरावना विवाह होता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के विवाह प्रचलित मैंने बता दिए कौन कौन से, एक ब्राह्मण की उपस्थिति में होता है, एक लड़की को भगाकर ले जाना होता है, एक ब्राह्मण की अनुपस्थिति में सिंपल रूप से किया जाना यानी कि औपचारिक रूप से किया जाना विवाह कौन सा होता है, पहरावना विवाह हो जाता है। अब देखो, शव का अंतिम संस्कार किया जाता है इसके अंदर, मतलब शव का जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन किया जाता है। कब किया जाता है, 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार कहलाता है, वो किया जाता है ग्रासिया जनजाति के अंदर। अस्थि विसर्जन किया जाता है, आपको पता होता है नक्की झील में किया जाता है, नक्की झील कहाँ है, सिरोही के अंदर है, मैंने झीलें करवाई है उसके अंदर, आपको पता होगा। अस्थि विसर्जन किया जाता है नक्की झील के अंदर, ये इनका पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है, नक्की झील के अंदर किया जाता है, कोई दिक्कत समस्या। अगर देखो कांदिया, कांदिया कहलाता है मृत्यु भोज, कांदिया कहलाता है मृत्यु भोज, ये 12वें दिन दिया जाता है, 12वें दिन, 12वें दिन दिया जाता है। ये मक्के व मांस का दलिया होता है, मक्के व मांस का दलिया वो बनता है इस दिन, और ये 12वें दिन बनता है मृत्यु के, और मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज है, और उसका मृत्यु भोज का नाम है कांदिया। कांदिया किससे बनता है, मक्के व मांस का दलिया होता है वो होता है, ठीक है। आदर्श पक्षी होता है इनका मोर होता है, आदर्श पक्षी क्या होता है, मोर होता है। और सफेद पशु, सफेद पशु को भी क्या मानते हैं, ये सफेद जो पशु होता है उनको भी क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं ये, ठीक है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आदर्श पक्षी मोर है इनका, ग्रासिया जनजाति का, और सफेद पशु को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं।
सफेद पशु को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। नव वर्ष की शुरुआत, जो नया साल है उसकी शुरुआत मानते हैं अखा तीज से। अखा तीज के दिन ये मतलब एक प्रकार से नया दिन मानते हैं, नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, नया साल मानते हैं। कोई दिक्कत समस्या बताओ? सबका अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं और 12वें दिन ही मृत्यु भोज दिया जाता है। 12वें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, उसका नाम है कांदिया। कांदिया बनता है मक्के व मांस से बनता है, जो दलिया बनता है वो कहलाता है कांदिया कहलाता है। आदर्श पक्षी मोर है और सफेद पशु होता है वो, उनको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं एक प्रकार से। और नया जो नए साल की शुरुआत है वो आखा तीज से मानी जाती है। अगर बात करें सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला सियावा अबू रोड सिरोही के अंदर लगता है और इस बड़े मेले को कहा जाता है मनखोरो मेड़ो। मनखोरो मेड़ो, यानी कि जो बड़े मेले लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? मनखारो मेड़ो कहा जाता है या फिर मनखोरो मेड़ो कहा जाता है। ठीक है, तो मनखोरो मेड़ो लगता है सियावा लगता है। सियावा कहाँ पे है? अबू रोड सिरोही के नजदीक पड़ता है सियावा, वहां पे लगता है। वो इस बड़े मेले को क्या कहा जाता है? मनखोरो मेड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये, तो ध्यान रखना अपने आप में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या बनता है कि सबसे बड़ा मेला सियावा अबू रोड सिरोही के अंदर लगता है। आगे देखो बाखर बाउसी। बाखर बाउसी, तो बाखर बाउसी है इनके लोकप्रिय देवता है। बाखर बाउसी इतना ही ध्यान रखना है, इनके लोकप्रिय देवता है, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। लोकप्रिय देवता है बाखर बाउसी। फिर है देवरा बाउसी। देवरा बाउसी, फिर पढ़ने हैं देवरा बाउसी। तो ये बेरुंजी महाराज है। ठीक है, बेरुंजी महाराज, बेरुंजी महाराज को कहा जाता है। बेरुंजी महाराज को क्या कहा जाता है? देवरा बाउसी। ठीक है, बेरुंजी महाराज को। इसके अंदर क्या किया जाता है? जो माघ महीने, जो माघ का महीना होता है, माघ के महीने में इनकी पूजा की जाती है। माघ महीने में पूजा की जाती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, माघ महीने में इनकी पूजा की जाती है, इनकी देवरा बाउसी की, जो बेरुंजी महाराज को कहा जाता है और माघ महीने के अंदर पूजा की जाती है। बाखर बाउसी तो इनके लोकप्रिय देवता है और देवरा बाउसी बेरुंजी महाराज है जिनकी पूजा की जाती है, माघ महीने में की जाती है। सोहरी, सोहरी है इनके अनाज भंडारण की कोठी है। ठीक है, झुलकी है, कमीज जैसा वस्त्र है और ये दोनों ही पहनते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो दोनों ही पहनते हैं। क्या पहनते हैं? झुलकी पहनते हैं। तो झुलकी क्या है? कमीज जैसा वस्त्र है। तो झुलकी किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको ध्यान रखना है, ग्रासिया जनजाति के अंदर आपका ये प्रचलित माना जाता है। कोई दिक्कत समस्या? हेलरू, ये इंपोर्टेंट कर लो इसको, हेलरू को इंपोर्टेंट कर लो, इंपोर्टेंट करो इसको। सहकारी संस्था है ये। क्या है? सहकारी संस्था है और ग्रासिया जनजाति के जो विकास के लिए ये संस्था काम करती है। तो एक प्रकार से ये भी अपने आप में ध्यान रखने योग्य बात है कि हेलरू क्या है? तो ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए संचालित संस्था है, सहकारी संस्था है। वो क्या नाम है उसका? हेलरू है। पूछा जा सकता है कि ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए संचालित सहकारी संस्था का नाम क्या है? हेलरू है। हेलरू क्या है? तो ग्रासिया जनजाति के लिए तो आपको पता होना चाहिए इस बात में। कोई दिक्कत समस्या बताओ यहां तक? ये ग्रासिया जनजाति आपकी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, आगे है आपका पढ़ेंगे अपने कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, अब कथोड़ी जनजाति के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे वो देखो अपने पहले तो। कथोड़ी जनजाति है मूल रूप से तो ये महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की, मूल रूप से महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की जनजाति, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति मानी जाती है। यह जनजाति इंपोर्टेंट कर लेना, उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल वह सराड़ा तहसील में निवास करती है। सराड़ा तो किस में चला गया? सराड़ा चला गया आपसे नंबर में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। कोटड़ा, जाडोल व सराड़ा तहसील के अंदर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति है। तो कत्थे से क्या बनाती है वो आपको पता होना चाहिए। प्रिय पेय क्या है? शराब है। शराब भी प्रिय पेय है, जो क्या करते हैं? प्रिय पेय क्या है? शराब है। स्त्री व पुरुष दोनों पीते हैं। मांस भी क्या खाते हैं? प्रिय पेय शराब है। और मांसाहारी भी यही जनजाति मांसाहारी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रिय पेय क्या है इनका? शराब है। मांसाहारी भी है। मांसाहारी की अगर बात करें तो अपने ये जो है लाल बंदर का जो जो लाल मुंह का बंदर होता है उसका मांस खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? लाल मुंह का बंदर, लाल मुंह का बंदर होता है
उसका मांस खाना पसंद करते हैं। ओके, मांसाहारी जनजाति है ये, कोई दिक्कत नहीं है। मांसाहारी जनजाति है, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया क्या कहलाता है इनका? मुखिया कहलाता है नायक कहलाता है। खोलरा है इनका घास फूस से बना घर का जाडोल। क्या है ये? क्या है इसका? तो खोलरा है घास फूस से बना घर या झोंपड़ा क्या कहलाता है? तो खोलरा कहलाता है। फड़का क्या है? तो फड़का ये एक प्रकार से साड़ी है, और ये मराठी, ये क्या है? मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी है। मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी। कौन सी है? फड़का है। तो फड़का है मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी, स्त्रियों द्वारा ही पहनी जाती है, पुरुषों द्वारा नहीं। ठीक है। तो प्रमुख नृत्य है मावलिया, लावणी, होली। ये तीन नृत्य याद करने पड़ेंगे आपको, कोई ट्रिक नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे। मावलिया, लावणी, होली किसके प्रमुख नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ इसके अंदर? अगर बात करें, मुखिया नायक भी कहलाता है, एक और होता है भोपा भी होता है, जो एक मुखिया कहलाता है इनका। ठीक है, भोपा भी एक मुखिया कहलाता है इनका, ये भी ध्यान रखना है। इसके अंदर बताओ कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना है, कोटड़ा और झाड़ोल वह सराड़ा तहसील के अंदर निवास करती है, और प्रिय पेय शराब है। मांसाहारी जनजाति है, लाल मुंह का बंदर होता है, उसका मांस खाना पसंद करते हैं। मुखिया नायक या भोपा हो सकता है। खोलरा, खोलरा क्या कहलाता है? घास फूस से बना जो घर है वो क्या कहलाता है? तो खोलरा, खोलरा कहलाता है। फड़का एक साड़ी है, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी है। प्रमुख नृत्य मावलिया, लावणी और होली प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। बताओ। ठीक है, अगर बात करें इनके अंदर, तो प्रिय पेय शराब है। अगर पेय के बारे में बात करें तो ये दूध नहीं पीते हैं। क्या नहीं करते? दूध नहीं पीते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूध नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते। आगे देखो, आगे है कंजर। कंजर जनजाति है, घुमंतु जनजाति है, अपराधी प्रवृत्ति की जनजाति है, ये भी ध्यान रखना है। कंजर जनजाति है जो घुमंतु है, घुमंतु जनजाति है, घुमंतु है, आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है। निवास स्थान हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र आपको पता है, कोटाबूंदी, बारह, झालावाड़, मुख्य रूप से यह क्षेत्र है इनका निवास स्थान है, माना जाता है। बात करें आगे घुमंतु जनजाति, शाब्दिक अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाला। ये जो कंजर जनजाति, ये संस्कृत का एक कनकचार या फिर कंचन जार जो शब्द है उससे बना है, कनकचार। ठीक है, किससे बना है? कनकचार। ये संस्कृत का एक शब्द है, उससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपको पूछ लिया जाए तो जंगलों में विचरण करने वाला ही माना जाता है। जंगलों में विचरण करने वाला माना जाता है। बात करें आराध्य देवी कौन सी है इनकी? आराध्य देवी है रक्तदंती माता। रक्तदंती माता है इनकी आराध्य देवी, और इनका जो एक मेला भरता है वो भरता है संतूर के अंदर। संतूर कहाँ है? तो बूंदी के अंदर है। संतूर है बूंदी के अंदर। रक्तदंती माता इनकी आराध्य देवी है, और कुल देवी है चौथ माता। कुल देवी कौन है? चौथ माता इनकी कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी चौथ माता मानी जाती है। कुल देवी कौन मानी जाती है? चौथ माता इनकी कुल देवी मानी जाती है। अगर बात करें रक्तदंती माता का मेला संतूर बूंदी के अंदर पड़ता है, कुल देवी चौथ माता मानी जाती है। मुखिया पटेल कहलाता है। मीणाओं का जो मुखिया है वो भी क्या है? पटेल कहलाता है। हाकम राजा का प्याला, ये भी क्या है? अगर इसको पी लेते हैं तो इसके बाद में झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं करते? तो झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नृत्य चक्री नृत्य, लहरी नृत्य, धाकड़ नृत्य और घोड़ी नृत्य इनके प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। किस जनजाति के? कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये है चक्री, लहरी, धाकड़ और घोड़ी नृत्य इनके प्रमुख रूप से नृत्य माने जाते हैं। अगर बात करें पाती मांगना क्या चीज है? पाती मांगना आप चीज को सबको पता होना चाहिए कि पाती मांगना ये जब भी कोई काम करने जाते हैं, जैसे मान लो कि चोरी करने जाते हैं, गुमंती प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति के, चोरी करने जाते हैं, डकैती करने जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करने जाते हैं, तो उससे पहले ये सगुन अपसगुन देखते हैं। यानी एक प्रकार से अपना इनका होता है कि इस दिन करना सही रहेगा या उस दिन करना सही रहेगा। मतलब एक प्रकार देखा है कि किसो दिन ठीक रहेगो आपने सब, मतलब चोरी करनो किसो दिन ठीक रहेगो, किसी तिथि सही रहेगी, किसो वार सही रहेगो, आज चीज देखो। और उसके बाद में क्या करते हैं? ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी इनके कुल देवता है, आराध्य देवता है, इनसे एक प्रकार से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उस आशीर्वाद प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो पाती मांगना कहते हैं। उस आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ईश्वर से, उसको कहते हैं पाती मांगना। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं चोरी डकैती करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? तो पाती मांगना कहलाता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री, लहरी, धाकड़, होली, घोड़ी, ये सारे के सारे ये नृत्य माने जाते हैं। आगे बात करें अपने, आगे सांसी जनजाति। तो सांसी और कंजर का मैंने बताया था, दोनों का बताया था कि अष्टी वर्ग में शामिल ना होकर किस में शामिल है? 80 वर्ग में शामिल है दोनों की जनजाति, ये ध्यान रखना। खाना बदोश जनजाति है ये, खाना बदोश जनजाति है। बात करें ये सांसमल नामक व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है उससे से नाम पड़ा है सांसी जनजाति, खाना बदोश जनजाति। खाना बदोश, खाना बदोश जनजाति यानी कि जिसका कोई ठोर ठिकाना ना हो। खाना बदोश का अर्थ होता है जिसका कोई ठोर ठिकाना ना हो, जिसका कोई ठोर ठिकाना न हो, या कह सकते हैं अपने घुमंतु, या फिर कह सकते हैं यायावर। यायावर ही कहते हैं ना, हिंदी में बहुत नाम पढ़ा होगा आपने, यायावर। तो यायावर प्रवृत्ति, घुमंतु प्रवृत्ति, जिसका कोई ठोर ठिकाना न हो, वो कहलाती है खाना बदोश। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, सांसी और खाना बदोश? तो इसको याद रख लो खांसी, खांसी। ठीक है, अब याद रखना है खांसी। अब ये मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे भरतपुर जिला इंपॉर्टेंट कर लेना ये एक तो भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा झुंझुनू, अजमेर जिलों में भी मुख्य रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति है, खाना बदोश जनजाति है, मुख्य रूप से भरतपुर में निवास करती है। इसके अलावा दो जिलों की ओर बात करें तो झुंझुनू है, अजमेर जिलों में भी निवास करती है। दो वर्गों में विभाजित है, दो वर्गों में विभाजित है, एक बीजा और एक माला। बात करो, ठीक है, बीजा और माला। खांसी हो गई, खांसी होगी, खाना बदोश, खांसी सांसी जनजाति हो जाएगा, खाना बदोश जनजाति सांसी हो जाएगा। अब खांसी हो जाएगी तो खांसी हो जाएगी, तो अब जरूरत क्या पड़ेगी? अब खांसी होगी, लगातार खांसी हो रही है, तो अब आपको ना बीमो करवाने की जरूरत है। क्या करवाने की जरूरत है? बीमा करवाने की जरूरत है। तो दो वर्ग में विभाजित है बीमा। ठीक है, तो बीमा करवाने की जरूरत पड़ती है। तो बी से बीजा और माँ से माला, याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखो कुकड़ी प्रथा, और कुकड़ी प्रथा आप सबको पता है, बहुत प्रचलित प्रथा है इस जनजाति की, सांसी जनजाति की, और बहुत ही घटिया प्रथा मानी जाती है। तो शादी से पूर्व लड़की द्वारा अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने हेतु दी जाने वाली जो प्रथा होती है, वो परीक्षा होती है, वो कहलाती है कुकड़ी प्रथा होती है। ठीक है, तो शादी से पूर्व लड़की द्वारा अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने हेतु दी जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है? कुकड़ी प्रथा कहलाती है। कुछ चलते हैं यूट्यूब पर वगैरह, कुछ शॉर्ट्स चलते हैं कि कुकड़ा प्रथा भी सागे सागे चालनी चाहिए, कुकड़ी प्रथा है तो कुकड़ा प्रथा भी चालनी चाहिए। मतलब ये तोड़ तो नहीं है इसका, फिर भी चलो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कुकड़ी प्रथा भी क्यों चलती है, एक प्रकार से घटिया प्रथा है ये। बाकी आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाए कि कुकड़ी प्रथा किससे संबंधित है, तो सांसी जनजाति से संबंधित है, खाना बदोश जनजाति से संबंधित है। खांसी हो जाए तो बीमा करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें अपने आप में हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें इनको, जो मोर का मांस होता है, किसको? कंजर जनजाति को। वो तो ठीक है, कंजर जनजाति का मैंने बता दिया वो, हाँ, इनको मोर का मांस, मोर का मांस पसंद होता है। किनको होता है? तो कंजर जनजाति को होता है, इनको नहीं। ठीक है, मोर का मांस पसंद किसको होता है? कंजर जनजाति को होता है। इनके बारे में आपको बता दी, खाना बदोश जनजाति है। मांस और शराब भी इनको पसंद है। मांस और शराब, अगर पेय के अंदर बात की जाए तो शराब इनको पसंद है, शराब भी पसंद है और मांस भी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, शराब व मांस। आगे देखो, आगे है प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये देखते हैं अपने, कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण 2 जनवरी 1964 को ये स्थापित की गई थी। 2 जनवरी 1964 को स्थापित की गई थी। अगर बात करें तो ये संस्था है कहाँ पे? ये उदयपुर में ही है, ये आयर नदी के किनारे है, आयर नदी के किनारे। उदयपुर में आयर नदी के किनारे संस्था ये संचालित है, प्रमुख संस्था है, जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्था ये मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, तो कौन सी है? राजस्थान, जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है उनके उत्थान के लिए कार्य करती है, ये प्रमुख संस्थाएं हैं जो उनके जनजातियों के उत्थान के लिए ही कार्य करती है, तो मुख्य रूप से ये अपने आप में आ जाएगी। अगर बात करें वनवासी कल्याण परिषद क्या है, तो वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर में है। इसके अंदर क्या है? तो वनवासी को गले लगाओ अभियान चलाया जा रहा है, वनवासी को गले लगाओ, वनवासी को
गले लगाओ। गले लगाओ अभियान, वनवासी को गले लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। अगर बात करें राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संस्था, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 27 मार्च 1976 से संचालित है, उदयपुर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कहाँ संचालित है? उदयपुर के अंदर संचालित है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें उदयपुर के अंदर तो है, इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक तो उदयपुर तो हो ही गया, बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, ये यहाँ पर ये संचालित क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो भी उपज होती है, मतलब एक प्रकार से जो भी सामान दिया जाता है, एक प्रकार से कम मूल्य पर दिया जाता है, जो भूमि होती है, कुछ भी हो चीज हो, तो एक प्रकार से जो उचित मूल्य होता है उसको उसी पर दिया जाता है, नहीं कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। जनजातियां रहती है तो उसके अंदर आपको एक उचित मूल्य होता है, जो जो पड़त भूमि होती है, कृषि पड़त भूमि होती है, या फिर कुछ सामान होता है, वो सारा का सारा एक उचित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। जो भी ज्यादा जनजातियां जहाँ पे रहती है वहां पे ये कार्यालय स्थित है। ठीक है, एक है जनजाति विकास बोर्ड, जनजाति विकास बोर्ड, ये जोधपुर संभाग के लिए क्या करता है, किसके लिए करता है? जोधपुर संभाग की जो जनजातियां हैं उसके लिए क्या कार्य करता है? जोधपुर संभाग में जो जनजातियां हैं उनके लिए कार्य करने वाला जो बोर्ड है, जो जनजातीय विकास बोर्ड है, जनजातीय विकास बोर्ड है। ठीक है, तो ये जोधपुर संभाग में जो भी जनजातियां उनके लिए कार्य करता है। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये जो है तो 2 जनवरी 1964 को है, आयन नदी के किनारे संचालित है, उदयपुर के अंदर है। वनवासी कल्याण परिषद कहाँ पे? उदयपुर में। इसके द्वारा वनवासी को गले लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ है, 27 मार्च 1976 को स्थापित किया गया था, उदयपुर के अंदर है। और जनजातीय विकास बोर्ड जोधपुर संभाग में जो जनजातियां हैं उसके लिए कार्य कर रही है। आगे बात करें जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम है 1974 से 1975 के अंदर संचालित है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, बात करें तो ये 23 पंचायत समितियां हैं, 23 पंचायत समितियों, 23 पंचायत समितियों के अंदर संचालित है। तो 23 पंचायत समितियां कौन कौन से जिलों की है? तो ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। तो इन 5 जिलों की 23 पंचायत समितियों के अंदर संचालित है जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, ये 1974 और 75 के अंदर इसको घोषित किया गया था, इस कार्यक्रम को, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगमन कार्यक्रम, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगमन कार्यक्रम, ये भी जनजातीय विकास के लिए ही कार्य कर रही है। इसको माडा कार्यक्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडा कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है बिखरी हुई जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 1979 से चलाया जा रहा है। बिखरी हुई जनजाति के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको टाडा कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, टाडा, ये ध्यान रखना है अपने, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब आपको बात करें, अब बात करें तो क्या बात करें बताओ? अब क्या बात करें बताओ? ये थोड़ा सा कर देते हैं साफ। हाँ, ये बात करनी थी मुखिया, कि मुखिया कौन कौन से हैं। मुखिया कौन सा है, तो ये बात करना है अपने। ठीक है, भिगे मुंडा के नाक पे कौन सा मेकअप सजेगा? यही था। मुंडो के बिगड़ो है, बिजड़ो मुंडो है, भिगा हुआ मुंडा है, मुंडो मतलब मुंह आपनो, थोबड़ो। तो भिगे मुंडा के नाक पे कौन सा मेकअप सजेगा? अब मेकअप सजाणो है, किया सजाणो है, वो देखो। तो आपको पता होना चाहिए
कि सबसे पहले अपने को जनजातियां कौन कौन सी है वो भी दिखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी भील, भील हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगी ये डामोर, डामोर हो जाएगी। ये हो जाएगी कथोड़ी, ठीक है। भी से भील, डा से डामोर, कैसे कथोड़ी। फिर लिखना है आपको सहरिया, फिर लिखना है आपको मीणा, फिर लिखना है आपको कंजर, फिर लिखना है आपको गरासिया। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जनजातियां होगी, ठीक है ना। 7 ही होगी, 6 7 होगी, ठीक है। अब देखो, अब इनके मुखिया कौन कौन से हैं वो देखो। अब मुखिया कौन कौन से हैं इनके वो देखना पड़ेगा अपने को। गे, गे से गमेती, गे से हो जाएगा गमेती। भीलों के मुखिया का नाम है गमेती। डामोर के जो है उसका नाम है मुखी, क्या नाम है? मुखी है। कोथोड़ी के जो मुखिया है उनका नाम है नायक, ठीक है। फिर देखो, जो सहरिया है उनके जो मुखिया है उनका नाम है कोतवाल, ठीक है। और मीणा और कंजर दोनों के ही एक ही है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? पटेल। कौन सा हो जाएगा? पटेल। और ये आपका हो जाएगा गरासिया जनजाति का, तो ये हो जाएगा आपका सहलोत। कौन सा हो जाएगा? सहलोत हो जाएगा। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि बिगे मुंडा के नाक पर, मतलब बिजा हुआ मुंडा है, बिगे मुंडा के नाक पे कौन सा मेकअप सजेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई है तो, वरना आपकी मर्जी। ओके, कोई दिक्कत समस्या टेंशन चिंता दुख दर्द है तो बता देना। आपकी जनजाति की क्लास है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आगे अपने होगी जो क्लास होगी आपको पता है कौन सी होगी, जो 1M वनस्पति वाली क्लास होगी, जो सेकंड ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में आपको देखेंगे कि रीट के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, मृदाएं होंगी, वो भी आपके साथ साथ के अंदर करवा देंगे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से आपको करनी है तैयारी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।